भैंस को मिला जादुई भोजन। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर गांव में गगन अपनी पत्नी सोनिया और बेटी नीलम के साथ रहता था। गगन का दूध का व्यापार था। उसके पास कई सारी भैंसें थीं। उसका व्यापार बहुत जोर शोर से चल रहा था। गगन सारा दिन जानवरों को चारा देता, गोबर उठाता, दूध निकालता और तबेले की सफाई किया करता। वो इतना व्यस्त रहता था कि उसको अपने परिवार के साथ दो पल बिताने के लिए समय नहीं मिलता था। इस बात से परेशान सोनिया एक दिन गगन से बोलती है, देखिए, मुझे आपके काम से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। मुझे तो ये देखकर अच्छा लगता है कि आप अपने काम में कितना ध्यान देते हो, मगर थोड़ा ध्यान परिवार की ओर भी रख लिया करो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें और नीलम को समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो, अगर मैं काम छोड़कर तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा तो फिर ये काम कौन करेगा? ये सारे पशु मेरे अलावा न किसी के हाथ से पानी पीते हैं और न चारा खाते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ आपका काम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपको हमारे बारे में भी सोचना चाहिए ना। गगन और सोनिया बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नीलम आ जाती है और वो अपनी माँ सोनिया से कहती है, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए ना। हाँ बेटी, चलो मैं तुम्हें खाना देती हूँ। नीलम और सोनिया वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी गगन नीलम से बोलता है, नीलम बेटे, अपने पिताजी से बात नहीं करोगी? आपसे क्या बात करूँ पिताजी, आपके पास मेरे लिए समय ही कहाँ है। ऐसा क्यों कह रही हो बिटिया? आपको मुझसे ज्यादा अपने जानवरों से प्यार है। काश कि मैं भी आपकी कोई भैंस होती तो ही अच्छा था। इतना कहकर नीलम और सोनिया वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद गगन खुद से बोलता है, मुझे लगता है कि मैं अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूँ कि इसी वजह से मेरी बेटी और बीवी मुझसे नाराज हैं। पर मैं जो भी कर रहा हूँ उनकी भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। गगन यही सोचते हुए अपने काम में लग जाता है। गगन खाने पीने की परवाह किए बिना दिन रात बस काम ही करता रहता है। फिर कुछ महीनों बाद ज्यादा काम करने की वजह से गगन की तबीयत अब खराब रहने लगी। देखिए, आपकी तबीयत खराब है, कुछ समय आराम भी कर लीजिए। नहीं सोनिया, बिटिया की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ, इसीलिए फिलहाल मेरे लिए आराम हराम है। देखिए, अगर आप भी ठीक नहीं होंगे तो इन पशुओं का ध्यान कैसे रख पाओगे, और अगर पशुओं का ख्याल नहीं रख पाओगे तो पैसे नहीं कमा पाओगे, और पैसे नहीं कमा पाए तो बिटिया की शादी कैसे कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा। ठीक है, आज से मैं अपना ख्याल भी रखूंगा और सारा काम भी किया करूंगा। ओके? इतना बोलते ही गगन बेहोश हो जाता है और फौरन उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां इलाज के बाद पता चलता है कि गगन को भयंकर निमोनिया हो गया है। देखिए, इन्हें निमोनिया हो गया है। कुछ दिन इन्हें सिर्फ आराम ही करना होगा, वरना इनकी जान को खतरा है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर गगन की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ गगन के ना जाने की वजह से तबेले के सारे पशु उदास हो जाते हैं। सोनिया और नीलम मिलकर उनको चारा और पानी देते हैं, पर एक भी पशु उनके हाथ से कुछ भी नहीं खाता है। ये देखकर सोनिया बोली, जिस दिन से तेरे पापा बीमार हुए हैं, उस दिन से पशुओं ने खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया है। अगर यही हाल रहा तो जानवरों की तबीयत भी खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? माँ, अभी इन जानवरों से ज्यादा जरूरी हमारे लिए पिताजी हैं। हमारे लिए उनका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। बेहतर होगा कि हम इनसे ध्यान हटाकर उन पर ध्यान लगाएं। इतना कहकर नीलम अपनी माँ को वहाँ से ले जाती है। गगन की तबीयत ठीक होने में लगभग पूरा 1 महीना लग जाता है। जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो अपने पशुओं के पास जाता है। वो देखता है कि उसके आधे से ज्यादा पशु तो भूख और प्यास की वजह से मर चुके हैं और आधे मरने का इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पशुओं का ये हाल कैसे हो गया? अगर मैं बीमार ना हुआ होता तो मेरे पशुओं की ये हालत कभी नहीं होती। मेरी वजह से इन मासूमों की जान चली गई। भगवान मुझे इस पाप के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। अपने आप को कोसते हुए गगन अपने बचे हुए पशुओं को चारा पानी देता है, मगर कई दिनों से भूखे होने के कारण एक के बाद एक सभी पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये गगन बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी तबीयत भी फिर से खराब होने लगती है।
ठीक होती ही आपने दोबारा कठिन परिश्रम शुरू कर दिया, जिसके कारण आपकी ये हालत हो गई है। सोनिया, बीमारी के कारण मैं पशुओं का ख्याल नहीं रख पाया, जिस कारण मेरे सारे पशु मर गए। और अब मैं कितना आराम करूं? हम बर्बाद हो चुके हैं सोनिया। व्यापार के बंद होने के बाद से घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। गगन का हंसता खेलता परिवार अब गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो जाता है। गगन पशुओं की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराकर अंदर ही अंदर टूटता चला जाता है और मरे हुए पशुओं के शव को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसी सदमे में गगन एक दिन खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है कि तभी उसके घर के बाहर एक बुजुर्ग आदमी आता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अरे कोई है जो मेरी मदद कर सके? बुजुर्ग की आवाज सुनकर गगन फांसी का फंदा गले से उतार कर बाहर आ जाता है। तभी वो बुजुर्ग बोलते हैं, बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? बाबा, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। बाबा के मरने की बात सुनकर गगन चिंतित हो जाता है। बाबा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है बेटा। गगन बाबा को अपने साथ घर में लेकर आता है और रसोई में सारे बर्तन देखता है, पर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तभी उस बुजुर्ग की नजर फांसी के फंदे पर पड़ती है। क्या बात है बेटा, जीवन से इतना निराश हो कि खुद को खत्म करने चले हो? क्या तुम्हारे जीवन में कोई समस्या चल रही है? हाँ बाबा, मेरी समस्या बहुत बड़ी है जिसका कोई हल नहीं है। बेटा, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। मरने का रास्ता चुन लेना किसी भी समस्या का निवारण नहीं होता है। बाबा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने अपनी पत्नी और बेटी का बहुत दिल दुखाया है। बस इतना ही? नहीं बाबा, कुछ दिन मैं बीमार रहा। बीमारी के कारण मैं अपने भैंसों को खाना पानी नहीं दे सका, जिस कारण मेरी सारी भैंसें मर गईं। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, इसीलिए मैं खुद को खत्म कर देना चाहता हूँ। सारे पशुओं की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मत समझो। ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं बाबा, मेरे सारे पशु मेरी वजह से मरे हैं। मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। सब्र रखो बेटा, भगवान सब देख रहा है। जैसे बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। मुझे खाना खिला दे, हो सकता है भगवान इसका तुझे अच्छा फल दे दे। ठीक है बाबा, आप बैठिए, मैं पड़ोसी से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। गगन पड़ोसी से खाना मांगने के लिए जाता है। तभी बाबा फंदे को खोल देते हैं। कुछ देर बाद गगन बाबा को गर्मा गर्म चावल दाल लाकर खिलाता है। पेट भरने के बाद बुजुर्ग अपने असली स्वरूप में आकर कहते हैं, बेटे, मैं कोई आम बूढ़ा नहीं हूँ, मैं एक सिद्धि प्राप्त साधु हूँ। मैं ये देखना चाहता था कि तुम एक बुढ़े की मदद करते हो या नहीं, परंतु तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। ये लो बेटे, इसमें पवित्र गंगा जल है। इसे उन सभी पशुओं पर छिड़क देना जो मर चुके हैं। गंगा जल के छिड़कते ही सारे पशु जिंदा हो जाएंगे। ये सुनते ही गगन खुश होकर बोलता है, क्या सच में मेरी सारी भैंसें जिंदा हो जाएंगी बाबा? ऐसा हो सकता है क्या? जीवन में सब कुछ हो सकता है। अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा ही मिलता है। अब जल्दी से जाओ और अपने पशुओं को जीवित करो। इतना कहकर वो बाबा अदृश्य हो जाते हैं। गगन बाबा के दिए हुए गंगा जल को सारी मरी हुई भैंसों पर छिड़क देता है। गंगा जल भैंसों पर पड़ते ही चमत्कार हो जाता है। सारी भैंसें जीवित हो जाती हैं। ये देख गगन खुशी से फूला नहीं समाता। हे भगवान, तू किसी न किसी रूप में आकर हमेशा सबकी मदद करता है, और आज मैंने इस बात को खुद अपनी आंखों से सच होते हुए देख लिया। इसके बाद गगन बचे हुए गंगा जल को हाथ में लेकर अपने घर जाता है। घर जाकर वो साधु बाबा की सारी बात सोनिया को बताता है। तो क्या साधु बाबा के चमत्कार से हमारी सारी भैंसें जीवित हो गईं? हाँ सोनिया। फिर गगन बचा हुआ गंगा जल अपनी पत्नी और बिटिया पर छिड़कता है। दोनों पर गंगा जल पड़ते ही दोनों को सच्चाई का पता चल जाता है। सुनिए जी,
हमें माफ कर दीजिए। दरअसल जो गलती आपने की ही नहीं, उसकी दोषी आप भला कैसे हो सकते हो? हाँ पिताजी, मम्मी ने सारी भैंसों को चारा खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भैंसों ने हमारे हाथ से चारा पानी लिया ही नहीं। इसीलिए असली पाप के भागीदार तो हम दोनों ही हैं ना। हमने आपको हमेशा बस ताने ही दिए और आपकी मेहनत को कभी समझा ही नहीं। हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हमेशा आपसे कड़वे वचन बोलती थी। आप पशुओं की देखभाल करके हमारा ही पालन पोषण करते हैं, लेकिन हम आपको समझ ही नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए पापा। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। सोनिया, तुम इस गंगा जल को संभाल कर रख दो। ये कभी भी किसी गलत हाथ में नहीं जाने चाहिए। भगवान का आशीर्वाद समझकर मैं हमेशा इन्हें अपने पास रखूंगा, और जब कभी मेरे पशुओं को इसकी जरूरत होगी तो मैं उसका सदुपयोग करूंगा। इतना कहकर गगन गंगा जल को सोनिया के हाथ में रख देता है और सोनिया उसे संभाल कर भगवान के मंदिर में रख देती है। उसके बाद गगन, सोनिया और नीलम अपने भैंसों की सेवा करके खुशी से रहने लगते हैं। ममता अपने मामा मामी के साथ रहती थी। ममता के माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए थे। ममता की मामी कमला बहुत कठोर स्वभाव की थी। वो ममता से सारे घर का काम करवाती थी और उसे पेट भर के खाना भी नहीं देती थी। ये सब ममता के मामा को पता नहीं था। एक दिन कमला का बेटा रोहित ममता के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते गिर जाता है और रोते हुए कमला के पास जाता है और मम्मी, मम्मी, देखो ना, इस ममता ने मुझे गिरा दिया। मेरे पैरों में चोट लग गई है, बहुत दर्द हो रहा है। बेटे की चोट देखकर कमला ममता के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे में ले जाती है और कमरा बंद कर देती है। आज पूरे दिन इस कमरे में ही मरना। तुझे ना खाना मिलेगा ना पानी, बस यहीं पड़ी रह। पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। ये कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। ममता कमरे में रोते हुए कहती है, माँ, पिताजी मुझे इस दुनिया में छोड़ के क्यों चले गए? काश उस दिन एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई होती तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। ममता फूट फूट कर रोने लगती है। काफी देर हो जाती है। उसे बहुत भूख लगी होती है। ममता कई बार दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाती है, मगर कोई दरवाजा नहीं खुलता। ऐसे ही पूरा दिन और रात बीत जाती है। अगली सुबह कमला दरवाजा खोलती है। अब तो सबक मिल गया ना तुझे? अब दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। चल जा यहाँ से, जाकर खाना बनाकर रोहित को दे। उसे स्कूल भी जाना है, उसके बाद बाकी के काम करना। ममता एक शब्द नहीं बोलती और खाना बनाते हुए अपने माँ पिताजी को याद करते हुए रोती रहती है। खाना बनाकर ममता रोहित को खाना देती है और उसका लंच भी पैक करती है। उसके बाद मामी के पास जाकर कहती है, मामी, मैंने कल से खाना नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, क्या मैं खाना खा लूं? ममता की बात सुनकर, एक दिन खाना नहीं खाने से मर नहीं जाएगी। हर समय तुझे भूख लगी होती है। जा जाकर खा ले और उसके बाद बाकी के काम कर लेना। ममता रसोई से खाना लेकर खाने ही जा रही होती है, तभी कमला वहाँ आती है और ममता की प्लेट लेकर कहती है, देखो तो, महारानी को ताजा खाना चाहिए। तुझे ये कल रात का बासी खाना दिखाई नहीं दिया जो ये खा रही है? मामी, ये खाना तो खराब हो गया है। अच्छा, अब ये खाना तुझे खराब दिखता है? खाना है तो खा, नहीं तो भूखी रह। ममता उस खाने को उठाती है, पर खाना पूरी तरह से बासी हो गया था। उसमें से बदबू भी आ रही थी। ममता वो खाना खा नहीं पाई। आज भी वो भूखी रह गई। ऐसे ही दोपहर का समय हो गया और रोहित स्कूल से घर आ गया और घर आकर, माँ, मुझे पिज्जा खाना है। मेरे सारे दोस्त आज पिज्जा खा रहे थे और मेरे पास पिज्जा के लिए पैसे ही नहीं थे।
मुझे अभी पिज्जा चाहिए। अच्छा, मेरे राजा बेटा को पिज्जा खाना है, अभी मंगवाती हूँ। इतना कहकर कमला ममता को बुलाती है और उसे भरी दोपहर में पिज्जा लाने के लिए कहती है। ममता, मेरे राजा बेटा को आज पिज्जा खाने का मन हुआ है, जा बाजार से पिज्जा लेकर आ। मामी, मैं कल से भूखी हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और बाहर बहुत कड़ी धूप है। ये सुनकर कमला को गुस्सा आ जाता है। ओहो, मेम साहब के नखरे तो देखो, बोलती है कल से भूखी हूँ, बाहर कड़ी धूप है, लगता है कल की सजा भूल गई है। ये सुनकर ममता कुछ नहीं कहती है और पैसे लेकर पिज्जा लाने चली जाती है। ममता गर्मी में जैसे तैसे पिज्जा लेकर आती है और मामी को देती है। कमला पिज्जा लेकर अपने बेटे को खिलाने लगती है और खुद भी खाने लगती है। तभी, मामी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी पिज्जा खाना है। मम्मी पापा मुझे हर संडे पिज्जा खिलाते थे। अच्छा, अब महारानी को पिज्जा चाहिए, जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। जो खाना रसोई में रखा है उसे जाकर खा ले, वरना वो भी खाने नहीं दूंगी। कमला उसे वहाँ से भगा देती है। ममता दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। ममता को बहुत भूख लगी हुई थी। वो रसोई में जाकर खाना लेकर खाने ही जाती है, तभी एक बूढ़ी औरत आवाज लगाते हुए कहती है, इस भूखी को कोई खाना तो खिला दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। आवाज सुनकर कमला और ममता दोनों बाहर आती हैं और भगा दे इस औरत को यहाँ से। एक भिखारन तो पहले ही घर में है और अब दूसरी भी खाना मांगने आ गई। कमला ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है और ममता अपने खाने की प्लेट का खाना उसे खिला देती है। तब बूढ़ी औरत ममता से कहती है, भगवान तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करे। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और तभी कमला बचा हुआ पिज्जा का एक टुकड़ा लेकर आती है और ममता को पिज्जा देकर कहती है, ये ले, खा ले, तू भी क्या याद रखेगी, वैसे भी पूरे समय पिज्जा को घूर रही थी, कहीं मेरा और मेरे बेटे का पेट ना खराब हो जाए। ममता उस छोटे से पिज्जा के टुकड़े को लेकर बाहर आंगन में आती है और पिज्जा को हाथ में उठाकर कहती है, काश ये छोटा सा पिज्जा विशाल पिज्जा में बदल जाता और मैं पेट भरकर पिज्जा खा पाती। इतना कहते ही पिज्जा विशाल पिज्जा में बदल जाता है और ममता हैरानी से देखती रह जाती है। उसके बाद ममता पेट भरकर पिज्जा खाती है, फिर भी पिज्जा खत्म नहीं होता। वो जहाँ से पिज्जा तोड़कर खाती है वहाँ वापस पिज्जा आ जाता है। ये सब देखकर पता नहीं ये छोटा सा पिज्जा विशाल पिज्जा में कैसे बदल गया और मैं कितना भी पिज्जा खा रही हूँ, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। तभी ममता को उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है और वो सब समझ जाती है कि ये सब उस बूढ़ी औरत के आशीर्वाद से हुआ है। अच्छा, तो ये जादुई विशाल पिज्जा है और बूढ़ी अम्मा ने बोला था आज मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। उसके बाद ममता उस जादुई विशाल पिज्जा को उड़ने को कहती है और वो उड़कर गांव में चली जाती है। जादुई विशाल पिज्जा को देखकर सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। तभी कमला देखती है कि ममता घर में नहीं है। अरे कलमुही कहाँ मर गई? लगता है भाग गई। अच्छा हुआ, इस मुसीबत से छुटकारा तो मिला। जादुई विशाल पिज्जा से ममता एक घर लेती है और उसी जादुई पिज्जा को बेचकर अपना गुजारा अच्छे से करती है। वो गरीब लोगों को मुफ्त में पिज्जा खिलाती थी। सारे गांव वाले ममता की तारीफ करते नहीं थकते थे। तभी एक दिन अचानक
कमला के घर में आग लग जाती है और रोहित उस समय घर में अकेला ही होता है। तब कोई तो मेरे बेटे को बचा लो, अरे बचाओ! तब एक गांव वाला ममता को संदेशा देता है। अरे ओ ममता, तेरे मामा के घर पे आग लगी है और तेरा भाई रोहित आग में फंस गया है। मामा के घर पर आग लगी है और गांव में तो फायर ब्रिगेड होता ही नहीं है। क्या करूं? क्या करूं? अरे हाँ, ये जादुई पिज्जा काम आएगा। फिर ममता जादुई पिज्जा से कहती है, हे जादुई पिज्जा, मेरे मामा के घर आग लगी है, आग को बुझा दो और मेरे भाई रोहित को बचा लो। तब जादुई पिज्जा ममता को साथ में लेकर हवा में उड़ता हुआ मामा के घर पहुंचता है और फिर जादुई पिज्जा से पानी के फव्वारे उड़ते हैं और कुछ ही क्षणों में आग बुझ जाती है। आग बुझने पर ममता घर के अंदर से रोहित को बचाकर बाहर लाती है। मामी, रो मत, ये लो आपका रोहित, बिल्कुल ठीक है। बेटे को जिंदा देखकर कमला की जान में जान आती है। दोनों माँ बेटे गले लगते हैं। ममता बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी तुमने रोहित की जान बचाई। मामी, रोहित मेरा भाई है, उसकी जान में कैसे नहीं बचाती। कमला को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। अब कमला सुधर चुकी है। अब ममता और कमला उस जादुई विशाल पिज्जा को बेचकर बड़े आराम से अपना जीवन जीते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।